Assalamu alaikum. Today we discuss about the structure of DNA. The outline of today's lecture is first of all we discuss about DNA, then what is the a view of Urban Chargaff, what is the working principle of James D. Watson and forensic model, uh, how much quantity of DNA is present in different living organism, and at the last we discuss about what is meant by gene. First of all, we discuss about DNA. DNA is abbreviation of deoxyribonucleic acid. कहता है कि DNA is a hereditary material. It controls the properties and potential activities of cell. DNA is a hereditary material. Hereditary material से मुराद है कि जितने भी characteristics hereditary material से मुराद के transmission of characteristics from one generation to next generation ड्यू टू डीएनए। ठीक है कि एक पेरेंट से आप स्प्रिंग में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र हो रही है वो किसकी मदद से होती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो इसलिए हम डीएनए को क्या कहते हैं, हेरिडिटरी मटीरियल। मैं कहता डीएनए है जो तमाम प्रॉपर्टीज़ और पोटेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल को कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब कि जितनी भी सेल ने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जिस टाइप की प्रोटीन जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे होते हैं, डीएनए की वजह से। कहता है कि डीएनए किससे मिलकर बना होता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, एक आरएनए और डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड के जो यूनिट क्या थे, न्यूक्लियोटाइड। इसलिए डीएनए भी किससे मिलकर बना होता है, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से। हमने 5 तरह के न्यूक्लियोटाइड पढ़े थे। कहता डीएनए सिर्फ कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, चार डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। वो कौन कौन से है, पहला डीऑक्सीराइबो डी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसको उसके बाद डीऑक्सीराइबो ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद डीऑक्सीराइबो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, एंड देन डीऑक्सीराइबो थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। हमने पीछे पढ़ा था कि पायरामिडीन और प्यूरिन। तो इधर डीएनए के स्ट्रक्चर में भी 2 पैरामिडीन के स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेस होंगी और 2 प्यूरिन की। मतलब कि एक प्यूरिन दूसरे पायरामिडीन के साथ मिलके बॉन्ड बनाएंगे। इधर अडीनोसिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएंगी और ग्वीनोसिन साइटोडीन के साथ बॉन्ड बना के डीएनए के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर डिस्कस करते हैं। फिलहाल आपने सिर्फ ये याद रखना है कि डीएनए की स्ट्रक्चर कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है, 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये 4 काइंड्स हैं, 4 न्यूक्लियोटाइड नहीं है सिर्फ, बल्कि क्या 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड बहुत ज़्यादा होंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाकर देखते हैं। तो इधर हमने क्या देखा कि डीएनए की स्ट्रक्चर कितनी काइंड के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई है, 4 काइंड हैं। कौन कौन सी है, अडीनोसिन, ग्वेनोसिन, साइटोडीन एंड थायमिडीन। और ये सब के सब क्या है, डीऑक्सीराइबो है। डीऑक्सीराइबो को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि राइबोज शुगर में से अगर कार्बन नंबर 2 में से हम हाइड्रोक्सो ग्रुप में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इसमें जितने भी शुगर प्रेजेंट होंगे डीएनए में वो सब क्या होंगी, डीऑक्सीराइबोज होंगी। कहता these nucleotides are united with one another through phosphodiester linkage in a specific sequence to form a long chain known as a polynucleotide। कहता ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड के जरिए लिंक होंगे, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है कि डीएनए में जो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। और एक क्या बना देते हैं, लॉन्ग चेन बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देन कहता है टू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। कहता है अगर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं तो उसके हम क्या कहते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड। और अगर 3 आपस में अटैच होते हैं तो उसके क्या बोलेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको फिर हम बोलेंगे पोली न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड।
एब्रीवेटेड एज NAD इज एन एग्जांपल ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड में क्या, डाई का मतलब टू और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड मतलब कि इसमें इस जो एग्जांपल दी हुई है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे। क्या नाम है, NAD किसका एब्रीवेशन है, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये MCQ पूछा जाता है कि NAD किसका एब्रीवेशन है, तो क्या बताना है, निकोटीनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। कहते हैं इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कोएंजाइम इन सेवरल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन दी सेल। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 11 वाला स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि NAD क्या फंक्शन है परफॉर्म कर रहा है। तो इधर सिंपल आपने याद रखना कि NAD क्या है, एक को एंजाइम है और ये किस में हेल्प आउट करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प आउट करता है। Then, what is the view of Urban Chargaff? कहता है in 1951 Urban Chargaff provided data about the ratio of different bases present in a molecule। कहता है अर्बन चार्गफ ने डिफरेंट जो हमने न्यूक्लियोटाइड की टाइप्स काइंड्स पढ़ी हैं उनकी प्रोपोर्शन बताई कि ये एक सेल में कितनी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। दिस लेटर सजेस्टेड दैट एडेनिन एंड थायामीन आर इक्वल इन रेशियो एंड सो आर गवानीन एंड साइटोसिन। कहता है कि जितनी एक सेल में एडिनिन की रेशो प्रेजेंट है उतनी ही थायामीन की रेशो प्रेजेंट है। मतलब कि एक अगर सेल में एडिनिन के 10 मालिक्यूल प्रेजेंट है तो थायामीन के भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। इसी तरह कहता है कि अगर गवानीन के 20 प्रेजेंट है तो साइटोसिन के भी कितने प्रेजेंट होंगे, 20 ही प्रेजेंट होंगे। ये उसने एग्जांपल दी हुई है। कहता है फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर एडिनिन की तादाद कितनी है, 30.9 और थायामीन की भी कितनी है, 29.4। जब इसको हम राउंड बोर्ड करके देखें तो ये एक दूसरे के बराबर ही ऑलमोस्ट। इसी तरह शी में बताया हुआ है कि तो शी में एडेनिन की तादाद कितनी है, 29.3 और थायामीन की कितनी है, 28.3। इसी तरह वीट में 27.3 एंड थायामीन की कितनी है, 27.1। यीस्ट में एडेनिन की तादाद है 31.3 और थायामीन की भी कितनी है, 32.9। मतलब कि ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब करीब है। इसलिए उसने कहा कि जितनी किसी सेल में एडेनिन की तादाद होगी उतनी ही रेशो कितनी होगी, किसकी होगी, थायामीन की होगी। इसी तरह उसने बताया कि जितनी किसी सेल में गवानीन की रेशो प्रेजेंट होगी उतनी ही रेशो साइटोसिन की प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैन में गवानीन की रेशो अब 19.9 और साइटोसिन की भी कितनी है, 19.8। इसी तरह शी में 21.4 और साइटोसिन की कितनी है, 21.0। वीट में गवानीन की रेशियो है 22.7 और साइटोसिन में सीन में 22.8। इसी तरह ये इसमें मतलब राउंड अबाउट ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल है। तो इससे उसने नतीजा निकाला कि एक सेल के अंदर जितनी अमाउंट एडिनिन की प्रेजेंट है उतनी किसकी होगी, थायामीन की होगी और जितनी गवानीन की होगी उतनी किसकी होगी, साइटोसिन की होगी। कॉइलिंग ऑफ टू स्ट्रैंड इज अपोजिट एंड दे आर कॉइल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। कहते दोनों एक दूसरे के साथ क्या कैसे हैं, एक दूसरे के साथ कॉइल्ड की हुई हैं और एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब कि एक 5 to 3 एंड है, दूसरी 3 to 5 एंड है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। उसके बाद कहते हैं द टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ वीक बॉन्ड। कहते दोनों स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, किस बॉन्ड की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कहता है एडिनिन इज ऑलवेज अपोजिट टू थायामीन कि एडिनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और गवानीन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन की। इसी वजह से हमने पीछे जो पढ़ा था कि जितनी प्रोपोर्शन एडिनिन की होगी उतनी किसकी होगी, थायामीन की होगी। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। इसी तरह जितनी गवानीन की रेशो होगी उतनी किसकी होगी, साइटोसिन की होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। उसके बाद बताया उसने कि एडिनिन और थायामीन के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो उनकी तादाद कितनी होगी, 2 होगी। और गवानीन और साइटोसिन की
दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो 3 होंगे। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडिनोसिन एंड थायामीन पेयर। कहता है एडिनोसिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वाइल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन गवानीन एंड साइटोसिन पेयर। और गवानीन और साइटोसिन के पेयर के दरमियान कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। The two strands are wound around each other so that there are 10 base pair in each turn of about 34 angstrom unit। कहता है कि एक जो हेलिक्स बना रहा है उसमें कितने बेस पेयर आ रहे हैं? 10 बेस पेयर आ रहे हैं। और दोनों के दरमियान कितने एक बेस पेयर में कितने यूनिट होंगे? 34 एंगस्ट्रम यूनिट होंगे। और 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है? 100 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर, या सिंपल याद रखना 10⁻⁴मीटर, 10⁻⁴मीटर। तो कितने एंगस्ट्रम है? 34 एंगस्ट्रम का एक यूनिट बन रहा है। और एक यूनिट में कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर होंगे। ये आपने डिफरेंट एमसीक्यू याद रखने हैं और ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपने इसकी डिटेल लिखनी है और साथ में इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ये आपने सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा कर देनी है कि ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्टैंड है, एक 5 to 3 एंड मूव कर रहा है, दूसरा 3 to 5 एंड मूव कर रहा है। और एडिनोसिन थायमीन के साथ बॉन्ड बना रहा है और गवेनोसिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड बना रहा है। एडिनोसिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। और गवानीन और साइटोडीन के दरमियान कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये आपने कोशिश करनी है कि डॉटेड लाइन से शो करें। ये मैंने पिक्चर लगाने थी इसलिए लाइन से ड्रा कर दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। लेकिन जब आपने ड्रा करनी है तो आपने इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन के साथ शो करना है। उसके बाद ये डिफरेंट एमसीक्यूज है इस स्ट्रक्चर में से। कहता है ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है ये इसी तरह जैसे लेदर होती है ना, सीरी होती है लकड़ी की, तो उसमें उसमें क्या होता है? 2 डंडे होते हैं लंबे लंबे। वो इसमें भी 2 लंबे लंबे क्या है? डंडे हैं, जिसको उसने किसका नाम दिया? पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम दे दिया। उसके बाद जहाँ जिस पर पाँव रखते हैं वो उसने बताया कि ये किसके बने हुए हैं? नाइट्रोजनस बेस के बने हुए हैं। लेकिन और जो दो डंडे होते हैं वो किसके बने हुए हैं? शुगर फॉस्फेट के। यह एग्जांपल किससे रिलेट कर रही है? लेदर से रिलेट कर रही है। यहाँ जिसको हम सीरी बोलते हैं, लकड़ी की सीरी होती है, उसमें क्या होते हैं? 2 डंडे होते हैं और सेंटर में क्या होते हैं? छोटे छोटे डंडे होते हैं। कहते हैं ये जो 2 लंबे डंडे होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? शुगर फॉस्फेट से। और जो दरमियान में डंडे लगे होते हैं वो किससे बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेस से। इसी तरह डीएनए के स्ट्रक्चर में कि ये जो 2 लंबी चेन्स हैं ये शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई हैं। और जो सेंटर में एक दूसरे को दोनों स्ट्रैंड को आपस में अटैच करवा रही है वो किससे मिलकर बनी हुई है? नाइट्रोजनस बेस पेयर से। और एडिनोसिन थायमीन के साथ बॉन्ड बना रही है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कितनी है? 2, एक ये और दूसरा ये। और जबकि साइटोसिन और गवानीन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को आपस में अटैच करवा रहे हैं। तो ये डिफरेंट एमसीक्यू पूछ सकता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं? और दोनों पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में किसकी मदद से एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं? तो वो किसकी मदद से लिंक करती है? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर। Then quantity of DNA। कहता quantity of DNA is fixed for a particular species। हर स्पीशीज में डीएनए की तादाद क्या होगी? फिक्स होगी। एज इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करते हैं? क्रोमोसोम में। हमें पता क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से मिलकर बने होते हैं। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे हमें पता है कि हर स्पीशीज़ में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो जिसमें ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उसमें डीएनए की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जिसमें क्रोमोसोम कम होंगे उसमें डीएनए की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल इज़ 1/2 टू दैट ऑफ सोमैटिक सेल। कहता है जितने नॉर्मल सेल में सोमैटिक सेल में डीएनए की क्वांटिटी होती है स्पर्म जर्म सेल कौन से होते हैं? जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। कहता है जर्म सेल में उसकी तादाद उससे हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये उसने एग्जांपल दी हुई है चिकन की। कहता है चिकन के जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें चिकन और क्रैब की दी हुई है।
कहता है जो चिकन के नॉर्मल सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, लिवर सेल्स, किडनी सेल, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2.3 या 2.4। और जो स्पर्म सेल होते हैं इनका हाफ कर दे तो वो क्या आएगा? 1.2 या 1.3 अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह क्रैब में कहता है नॉर्मल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3.3, और अगर जर्म सेल में देखा जाएगा तो ये इसका ना सोमैटिक सेल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। स्पर्म सेल किसे बोलते हैं? मेल गमेट सेल को स्पर्म बोलते हैं। उसके बाद कहता है जीन, यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। मैंने बताया कि क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हुए हैं? डीएनए से। और डीएनए किससे मिलकर बने हुए हैं? जीन से। यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ये उसके बाद कह रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सेल इज स्टोर्ड इन दी डीएनए। कहते हैं जितने भी सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या सेल की स्ट्रक्चर बनानी होती है उसकी इंफॉर्मेशन किसमें स्टोर होती है? इन डीएनए। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियम ई कोलाई, ईच of the pairs strand of DNA contain about 5 million bases arranged in a particular linear order। जो ई कोलाई बैक्टीरियम है उसमें नंबर ऑफ स्टैंड ऑफ डीएनए कितने होते हैं? 5 million bases। The information in those bases is divided into units of several hundred bases each। कहता है हर बेसिस 100 ऑफ बेसिस का एक यूनिट बना दिया जाता है। और एक बेस यूनिट को किसका नाम दे देते हैं हम लोग? जीन का नाम दे देते हैं। इक्वलाई में 5 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। और इन 5 बिलियन बेसिस में से 700 की तादाद में को डिवाइड करके इसको डिफरेंट बेस यूनिट बना दिए जाते हैं। और हर यूनिट को किसका नाम दे दिया जाता है? जीन का। अ यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। और जीन किसका परफॉर्म करता है? इनहेरिटेंस का मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। द इक्लोई जीनोम कंसिस्ट ऑफ 4.6 मिलियन 4.6 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है इक्वलाई में। और जब इसको कहता है ये जो 4.6 मिलियन बेस पेयर है ये तकरीबन 4288 प्रोटीन डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन को प्रीपेयर कर सकता है। इसमें 4288 ये प्रोटीन तैयार करने के लिए डिफरेंट कोड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम completely sequenced and this was published on July 28 in 1995। कहते हैं सबसे पहले जो जीनोम डिस्कस किया गया, स्टडी किया गया और इसको पब्लिश किया गया वो कौन सा था? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद है असाइनमेंट है राइट द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। आपने डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल को एक्सप्लेन करना और साथ में उसकी डायग्राम ड्रा करनी है। This is all about today lecture. Thank you.